हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमरा एंकर्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा छोटा है और मैंने स्कैन किया है, बट ये ब्लैक एंड वाइट स्कैन फॉर्म में नहीं हुआ है। बट आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आपको विजुअल होगा, ऐसे मैं मान सकती हूँ। बाकी नोट्स आप खुद अपना बनाएंगे, नोट्स आप खुद बनाइएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं केवल आपको आइडिया दे रही हूँ, कंसेप्ट दे रही हूँ, जो न्यूमेरिकल होते हैं वो दे रही हूँ। ठीक है। नाउ, पहला टॉपिक इसका जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे पहला टर्म यही आ जाता है कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन जो है वो लिया गया है रेडियल टर्म से, और इसका मतलब होता है टू एमिट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब एनर्जी इज गोइंग आउट फ्रॉम द सोर्स, एनर्जी सोर्स से निकल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी सन से लाइट निकलती है वो भी एक रेडिएशन है। हमारे हीटर वगैरह से जो हीट निकलती है वो भी रेडिएशन है। हमारे बल्ब से जो लाइट निकलती है वो भी रेडिएशन है। मतलब ये सारे के सारे एक टाइप की रेडिएशन ही है, बिकॉज इन ऑल these three examples energy is going out from the source, right? So to conclude, the definition is radiation is a process by which energy is emitted from a source and transmitted through space in the form of waves or particles। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई रेडिएशन की, अगर आपके एग्जाम में आ जाती है। नाउ, अगर आप टाइप ऑफ रेडिएशन की बात करें कि कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहला हो जाता है मैकेनिकल रेडिएशन। मैकेनिकल रेडिएशन मतलब जैसे मान लो कोई भी सोर्स वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के बाद वो क्या करेगा, एनर्जी अपने जो नियर बाई पार्टिकल है उसको ट्रांसमिट कर देगा, उसको दे देगा। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन क्या होगा, है ट्रांसफर हो जाएगा टू द नेक्स्ट पार्टिकल, मतलब एनर्जी प्रोपोगेट्स फॉरवर्ड। ठीक है, इस केस में, मैकेनिकल रेडिएशन के केस में आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई मीडियम होगा तभी ये केस होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कहीं पे स्पीकर चल रहा है, स्पीकर चल रहा है, तो उसका डायफ्राम क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। जब वाइब्रेट हो रहा है तो वहां जो वाइब्रेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट हुआ। अब उसने क्या किया, एयर पार्टिकल्स जो हैं वो वहां पे किसका काम कर रहे हैं, मीडियम का। तो एयर पार्टिकल जो है उसने उस एनर्जी को ट्रांसफर किया, और वो एनर्जी आगे 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 करके एक एक करके प्रोपोगेट होती चली गई। तो आप मैकेनिकल रेडिएशन में आपको किसकी जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। ठीक है, दूसरी टाइप का जो रेडिएशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो स्पेशली आपके सिलेबस में है, आपको भी इसको देखना पड़ेगा अच्छे से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, वो एक्सीलरेट हुए तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे रीजनरेशन होता चला जा रहा है। मतलब ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार जनरेट हो गया, ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये जो जनरेशन हो रहा है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे ये फील्ड ऑक्सीलेट करेंगे, यहाँ पे ये फील्ड जो है वो ऑक्सीलेट करेंगे। और इस केस में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इनका प्रोपोगेशन है वेव का, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन इज पार्टिकल रेडिएशन। पार्टिकल रेडिएशन क्या कौन है, जैसे कि जो आपने अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इनका नाम सुना होगा, इनसे जो रेडिएशन निकलता है, मतलब एक्चुअल पार्टिकल इमिटेड, मतलब सच में पार्टिकल इमिटेड हो रहे हैं इस केस में। ठीक है, एनर्जी नहीं बल्कि सच में पार्टिकल ही इमिटेड हो रहे हैं। पार्टिकल देम सेल्फ मूव फॉरवर्ड कैरिंग एनर्जी, पार्टिकल खुद ही एनर्जी को कैरी करते हुए आगे जा रहे हैं, इनमें कोई भी वेव इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये खुद ही रेडिएट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप आपने देख लिए, मैकेनिकल रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड पार्टिकल रेडिएशन। नाउ एग्जाम्पल एक एक जल्दी से एक बार इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे हम अगर मैकेनिकल वेव की बात करें, मैकेनिकल रेडिएशन, मैकेनिकल वेव की बात करें, तो जैसे ही कहीं पे कोई भी डायफ्राम, कोई भी साउंड, कोई भी स्पीकर बजा, तो वहां से क्या हुआ, साउंड वेव निकली किसमें, एयर में, हवा में निकलती है। आप साउंड सुनते हैं, गाने सुनते रहते हैं, तो इसका आइडिया तो आपको हो गई। तो स्पीकर का जो डायफ्राम है उसने वाइब्रेट जब किया, तो उसने क्या किया कि पुशेस नियर बाई एयर पार्टिकल्स, उसने जो अपने आप को वाइब्रेट किया, तो आगे का जो पार्टिकल थे उसको पुश किया। एयर पार्टिकल मूव फॉरवर्ड, ये एयर पार्टिकल आगे मूव किया और क्या हुआ, गेट कंप्रेस्ड, मतलब कंप्रेस हो गया। ड्यू टू दिस कंप्रेशन इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही ये कंप्रेशन वापस आया, मतलब इसने रिस्टोर किया अपने आप को, मूव बैक किया, तो उससे क्या हो गया, इसमें इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये ऑक्सीलेटिंग जो पार्टिकल है वो नेक्स्ट पार्टिकल को इस काइनेटिक एनर्जी को दे देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी ट्रांसफर्ड वन टू अनदर, मतलब साउंड एनर्जी प्रोपगेट्स फॉरवर्ड, बट particles only oscillate. This is very very important point, very very important। मैकेनिकल वेव में क्या हुआ, एनर्जी जो निकली वो प्रोपगेट हुई है इन द फॉर्म ऑफ वेव, पार्टिकल कहीं नहीं गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये और थोड़ा सा एग्जांपल है मैकेनिकल का ही। जैसे वाटर वेव, आपको पता ही है, आप जब पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, जैसे ही आपने पत्थर फेंका तो क्या होगा, वाटर पार्टिकल जो होते हैं जिनके पास वो स्टोन आपने फेंका है, वो क्या करेंगे, अप एंड डाउन वाइब्रेट करने लगते हैं, अप एंड डाउन एक टाइप से होने लगता है उनमें मूवमेंट। ठीक है, तो उनका जो मोशन है वो क्या करता है, नियर बाई पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देता है, और एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है वन टू अनदर। जो आपको दिखता है ना कि पानी में आप जब भी कोई भी स्टोन फेंकते हो तो ऐसे लहराता हुआ दिखता है, वो क्या होता है, वेव है जो प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, ये एग्जांपल जो हम लोग छोटे पे करते थे, कहीं पे रस्सी को बांधा हुआ है, या एक साइड से रस्सी को पकड़ के ऐसे करके झटकते थे। ठीक है, वेव इन स्ट्रिंग, तो क्या करते हैं, जब आपने सेक किया किसी एक एंड को, रस्सी की किसी एक एंड को आपने सेक किया, तो जो स्ट्रिंग पार्टिकल है वो क्या करेंगे, मूव करने लगते हैं अप एंड डाउन, और उनका मोशन जो होता है फिर आगे वाले पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाता है। इस टाइप से क्या होती है, एनर्जी जो है प्रोपगेट होती है। तो मैकेनिकल रेडिएशन या मैकेनिकल वेव्स के मैंने दो तीन एग्जांपल आपको दे दिए। पहला, जो जब कोई स्पीकर बज रहा हो, दूसरा आप जब पानी में स्टोन फेंक देते हैं, तीसरा जो स्ट्रिंग है वो आपने एक टाइप से सेक की है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल, जैसे मान लो आपकी जो लाइट है, जो आप बल्ब जलाते हैं उसमें से जो लाइट निकली, ठीक है, कैसे निकली, आपने जब स्विच ऑन किया मतलब उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, वो इलेक्ट्रिक करंट उसके फिलामेंट में फ्लो किया। अब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि फिलामेंट मेटल से बना हुआ है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उस फिलामेंट के अंदर एक्सिलरेट करने लगे। इस एक्सिलरेटेड चार्जेस की वजह से, एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। अगेन चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। मतलब म्यूचुअल रीजनरेशन इसमें कंटिन्यू होता रहा। दिस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इसमें अब क्या मूव कर रहा है वेव की तरह, वो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, और यही वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है कहाँ, एज ए एनर्जी ऑफ द लाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोपोगेट थ्रू स्पेस कैरिंग एनर्जी विदाउट एनी मीडियम। इसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक मैकेनिकल वेव, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये बिना मीडियम के ही चलती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इसकी एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे रेडियो वेव। ठीक, फिर उससे ज्यादा अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, अगर आप एनर्जी वाइज मूव करेंगे, कैसे, एनर्जी वाइज। ठीक है, मतलब आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रहा है। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी, इसकी सबसे कम मतलब मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम लेमडा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो रेडियो वेव। ओके, इससे थोड़ा सा आप एनर्जी बढ़ाओ तो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगी, माइक्रोवेव ओवन में देखने को मिलती है, रडार सिस्टम में देखने को मिलती है, जीपीएस,
सैटेलाइट, ठीक है। वैसे मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ, पता नहीं रेड कलर आपको कोई दिक्कत नहीं करता हो रिकॉर्डिंग में, मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ। नाउ अब माइक्रोवेव से थोड़ा हाई एनर्जी पे जाओ तो इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हीट, ठीक है। जैसे जो सन से जो हीट आ रही है, रूम हीटर से जो हीट आ रही है, टीवी रिमोट कंट्रोल, थर्मल जो कैमरास होते हैं, उन सब में आईआर ही काम करता है। आप देखोगे कोविड में भी आप आईआर वाला जो टेम्परेचर मेजर करने का रहता था ना, उससे देखते थे कि कितना टेम्परेचर है, फीवर है या नहीं, अलाउ करते थे। आप देखते होगे बिना उसकी चेकिंग के, क्योंकि टच कर नहीं सकते थे, तो उसी से आईआर जो थर्मामीटर था उसी की बेसिस पे चेक करते थे। अब थोड़ा सा और हाई एनर्जी में जाओ तो विजुअल लाइट। विजुअल लाइट तो आप क्लियरली है, ये वही जो सनलाइट की लाइट है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से ह्यूमन आई देख सकती है, ठीक है। सनलाइट, बल्ब लाइट, टॉर्च लाइट। ना और थोड़ा सा हाई एनर्जी पे जाओ। अब मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रहा है, क्योंकि ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, आप अभी बाद में देखेंगे। ई बराबर एच न्यू देखेंगे, न्यू बराबर आप देखेंगे सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इस रिलेशन में आ जाएंगे, तो एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वेवलेंथ उसकी कम होगी, ठीक है। नाउ अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, हाई एनर्जी, देन विजुअल लाइट, ऑब्वियस है। इसका कहाँ आप देख सकते हो चीजों को स्टरलाइज करने में, नेचुरल स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए बोलते हैं कि धूप में रख दो, अपने आप ही सारे कीटाणु बैक्टीरिया मर जाएंगे। जो चीजें नहीं रख सकते सनलाइट में, या आपके पास टाइम नहीं है उसको देख रेख करने का, तो यूवी चैम्बर आते हैं, ठीक है। तो उसमें उसको स्टरलाइज किया जाता है। विटामिन डी फॉर्मेशन एंड फ्लोरोसेंट लैम्प। नेक्स्ट एक्सरे, यूवी से भी ज्यादा हाई एनर्जी एक्सरे। यूज कहाँ है एक्सरे का, आप एक्सरे कराते हो ना, बोन वगैरह अगर आपका टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, एक्सरे किया जाता है देखने के लिए, अंदर की इमेजिंग ली जाती है। तो क्यों, दिस इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू को भी पेनिट्रेट करके अंदर जा सकती है क्योंकि एनर्जी ज्यादा है ना। तो मेडिकल एक्सरे हो गया, सिक्योरिटी स्कैनर्स एयरपोर्ट पे जो रहते हैं, और वो सब इसमें है। नाउ लास्ट इज गामा रेज, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी इसकी है इन सभी में, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी है। और इसका यूज कहाँ होता है, कैंसर रेडियोथेरेपी में। इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है ना कि जिनका भी कैंसर में इस रेडियोथेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट वगैरह होता है, उनके हेयर वगैरह काफी ज्यादा मतलब चले ही जाते हैं ऑलमोस्ट। और बॉडी में जो कैंसर जो सेल्स को मारते मारते उनकी जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी मर जाती हैं, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। मतलब ये इतनी हाई एनर्जी की वेव है कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज किया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट विजिबली आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हैं, जिसमें आप कहाँ से गए, जिसमें आप कहाँ से मूव किए, आप मूव किए कहाँ से, रेडियो से, रेडियो वेव से माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से आईआर, आईआर से विजुअल, विजुअल से यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हो गया, यही जो एग्जांपल, यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी आपने देखी, इनको अगर आप एक ऑर्डर में रख देते हो और उनकी वेवलेंथ, उनकी एनर्जी का एक सीक्वेंस मेंटेन कर देते हो, तो वो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो जाता है। तो कंप्लीट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी। आप एनर्जी, क्योंकि ई बराबर एच न्यू होता है ना, तो आप यहाँ पे एनर्जी टर्म यूज करो या फ्रीक्वेंसी टर्म करो, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव, आप जब इसे इस ऑर्डर में मेंटेन कर देते हो, इसकी वेवलेंथ और एनर्जी के टर्म्स में, तो ये जो स्पेक्ट्रम तैयार होता है, इसे ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। वेवलेंथ एक बार देख लेते हैं, वेवलेंथ देख लेते हैं। देखिए मैं चल रही हूँ सबसे हाई एनर्जी और लो वेवलेंथ, कहाँ से चल रही हूँ, लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट लेमडा और हाईएस्ट, हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी किसकी थी, ऑब्वियस है किसकी, गामा, गामा रेज की, है ना। ओके, तो कितना है वेवलेंथ, वेवलेंथ है लेस देन 10⁻⁻12 मीटर या फिर 0.001 नैनोमीटर, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा लो एनर्जी पे जाओ, इससे एक्सरे,
तो ये हो जाएगा 0.001 से 1 नैनोमीटर। ओके, थोड़ा सा और लो पे जाओ तो वो हो जाएगा 1 to 400 नैनोमीटर, 1 to 400 नैनोमीटर। ओके, क्योंकि एनर्जी जो है वो घट रही है तो वेवलेंथ आपका बढ़ रहा है। ओके, नाउ अब विजुअल पे जाओ। विजुअल का आपको याद होगा पहले से 400 to 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। फिर आईआर पे जाओ, तो आईआर पे अब आप क्या करोगे, अब आ जाओगे आप मीटर पे, 10⁻³ मीटर, 10⁻³ से 1 मीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा और हाई पे जाओगे आप, वेवलेंथ बढ़ रही है तो ये हो गई 1 to 100 मीटर, 1 to 100 मीटर, ठीक है। इसको आप क्लियरली देखना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें विजुअल भी समझना है। तो ये आपने ऑर्डर देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब ये जो विजुअल वाली रेंज है, ये जो विजुअल वाली रेंज है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें। और ये देखो, ये ब्रेक डाउन की गई है विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है किसकी, आपकी वॉयलेट की, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो, रेड, रेड की वेवलेंथ लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। आप 400 से 700, 400 से 700 आपकी रेंज है, तो ये देखियो 400, 450, 550, 580, 620 एंड 700, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो तो बस इतना दिमाग में रखना कि जब भी आप रोड वगैरह पे या कहीं पे भी जाते हो अंधेरे में, तो सब कुछ ज़्यादातर आपको लाल ही लाल दिखाई देता है। जो भी रोड पे जो इंडिकेटर लगाए जाते हैं वो भी रेड होते हैं, है ना। आपको आप देखते हो अगर पेड़ों पे भी जो एक सीट लगाई जाती है कि हाँ यहाँ पेड़ है, वो भी जनरली आपको रेड या येलो मिलेगी, है ना। क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड की, तो जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो दूर से ही दिख जाती है, दूर से ही चमकता है रेड कलर, है ना। और येलो का भी कहीं ना कहीं येलो भी करते हैं, बट ज़्यादातर जो है इंडिकेटर वगैरह रोड पे रेड ही लगाए जाते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब है, अभी मैं बताती हूँ वेवलेंथ ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं वो क्या, कि एनर्जी कैसी है, कंटिन्यूअस है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया एनर्जी कंटिन्यूअस है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हुआ, और वो क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है ना। तो कंटिन्यूअस जो है ना, वो लगातार एनर्जी चल रही है, ठीक है। तो रेडिएशन जो है वो यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे, वेव की तरह। तो ये क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी जो बताती है कि रेडिएशन वेव की तरह होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से यहाँ पे देखा गया, ठीक। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी यही कह रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम आना बाकी है। प्रॉब्लम समझने से पहले अभी हमने जो टर्म यूज किया है वेव, जरा इसको देख लेते हैं, वेव है क्या। डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस। वेव क्या होता है, ये डिस्टर्बेंस है जो स्पेस के थ्रू मूव करता है एंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, अगर हम वेव को बनाएं तो ये कैसे बनेगा, ये आपका वेव, ठीक है। इस टाइप से आपकी वेव मूव करेगी, जहाँ पे आपको क्या है, ये देखिए, जहाँ पे ये वेव रिपीट होने लगे वहां से डिस्टेंस, उसे बोलते हैं वेवलेंथ। यहाँ से देख लो या फिर आप यहाँ से देख लो, मतलब आप क्रैश टू क्रैश देख लो या ट्रफ टू ट्रफ देख लो, मतलब वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पीक टू पीक। पीक से पीक देखो, ये पीक है, ये पीक है, पीक से पीक देखो, या ट्रफ टू ट्रफ देखो, या बिटवीन टू एनी अदर एडजेसेंट आइडेंटिकल पार्ट्स देखो, देखो या यहाँ से यहाँ देखो, कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर लो वो उनकी वेवलेंथ होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। ये वेव कितनी ऊपर और कितनी नीचे जा रही है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो वेव है वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कर रहा है, वो उसका एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे समझिए, आप ये चीज देख रहे हो, ये कितना ज्यादा ब्रॉड है, फिर देखो ये कितना ज्यादा ब्रॉड है, फिर ये और आगे जाएगी। तो अगर आप इस चीज का डिस्टेंस नापोगे तो ये देखो कितना ज्यादा मिला है, यही तो है आपका वेवलेंथ, है ना। चाहे आप ये इनका डिस्टेंस नाप लो, यही तो है आपका वेवलेंथ, है ना। अब मान लो ये छोटा हो जाए, देखो ये कितना छोटा हो गया, ये देखो छोटा हो गया ना, मतलब वेवलेंथ कम हो गई। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है,
है ना, एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत दूर से ही वो ईज़िली दिख जाता है, ठीक है? अब एम्पलीट्यूड अगर हम समझें तो ये देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो कि मान लो आप समुद्र में खड़े हो, बीच में नहीं खड़े हो जाना है, आप बीच-बीच पे जाते हो तो आप किनारे पे देखते हो ना, ऐसे नहीं चले जाते हो एन्जॉय करने के लिए, ठीक है? तो आप समुद्र में जब थोड़ा-सा बीच पे अंदर थोड़ा जाते हो समुद्र में, पानी में, तो वहाँ पे आप देखते हो कि जैसे ही पानी की जो वेव्स आ रही होती है आपकी तरफ, वो आपको हिट करती है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जो वेव आती है वो बहुत तेज़ी से हिट करती है, मतलब आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, गिर जाते हो या पानी के साथ थोड़ा आगे चल के आ जाते हो। या फिर कभी-कभी क्या होता है बहुत स्लोली वो वेव आपको हिट करती है, मतलब उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, आप खड़े हो तो खड़े हो, आप गिरते भी नहीं हो। तो अगर जो वाटर राइज़ेज़, मतलब अगर जो पानी की वेव, पानी अगर बहुत तेज़ी से हाई राइज़ किया है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ये आपको बहुत ही स्ट्रांगली पुश करेगा, मतलब मोर एनर्जी से पुश करेगा। वाटर अगर बहुत ही लो राइज कर रहा है, एम्पलीट्यूड लो है, तो ये आपको बहुत जेंटल पुश करेगा, लो एनर्जी होगी, आपको कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो समुद्र में जो लहरें आती हैं, जो वेव्स आती हैं, वो कोई एक वेव नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारी वेव का कॉम्बिनेशन होता है, और वो आपको एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बड़ी वेव बन जाती है, वो आपको जाके हिट करती है, ठीक है? ओके, ना फ्रीक्वेंसी क्या है? अभी जो मैं फ्रीक्वेंसी टर्म यूज कर रही थी, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए पॉइंट पर सेकेंड। एक सेकेंड में किसी भी पॉइंट से कितनी वेव पास हो जा रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर वेव बहुत फास्ट आ रही है, मतलब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी रही होगी, है ना, और वेव अगर बहुत स्लो आ रही है तो उसकी लो फ्रीक्वेंसी रही होगी, ठीक है? और ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, क्योंकि एनर्जी का भी रिलेशन यही है, और ई बराबर होता है एच न्यू, तो आपका फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन वेवलेंथ के साथ यही होगा, ठीक है? मतलब आप ये कह दो कि एनर्जी हाई या फिर फ्रीक्वेंसी हाई, देन लैम्डा विल बी लो, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे मैं रेड कलर की बात कर लूं, वेवलेंथ अगर बहुत आई है तो इसकी एनर्जी कम है ना? ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब हम, अभी तक हमने डेफिनेशन देख ली, हमने एग्जाम्पल देख लिए, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लिया, हमने वेव को भी समझ लिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, जिससे हम आगे आने वाली थ्योरी के साथ कनेक्ट कर पाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, और वेव की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करता है। तो अगर वेव की तरह मूव करता है तो इसमें क्या होना चाहिए, एनर्जी डिपेंड करना चाहिए एम्पलीट्यूड पे। लेकिन जब हमें नए फिनोमेना मिले, हमने जब देखा ब्लैक बॉडी को, ठीक है, जब ब्लैक बॉडी का फिनोमेना आने लगा, ठीक है, हॉट बॉडीज का आने लगा, तो उनसे ये ऑब्जर्व किया गया कि नहीं, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब वो जो क्लासिकल वेव प्रेडिक्शन है कि हाँ ये कंटिन्यूअस हो और इसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करे, वो फेल होने लगा, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी को उसके कंसेप्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तो उस वक्त के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये नोटिस किया गया कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंसी के साथ, और वो भी वेरी वेरी स्पेसिफिक मैनर से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सामने आए मैक्स प्लांक टू सॉल्व द एनर्जी पैटर्न इन अदर बॉडीज लाइक हॉट बॉडीज एंड ब्लैक बॉडीज। मैक्स प्लांक ने ये प्रपोज किया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी continuously but in the small discrete packets called quanta। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह बिल्कुल कंटिन्यूअस ही एनर्जी को इमिट करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू ये एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता एनर्जी को, बल्कि ये स्मॉल स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में, जिन्हें हम क्वांटा कह रहे हैं, उस तरीके से एनर्जी को निकालता है, ठीक है। और एनर्जी होती है एक क्वांटा की ई बराबर एच न्यू, कितनी, ई बराबर एच न्यू, ठीक है। और इससे क्या इंट्रोड्यूस हुआ, इससे इंट्रोड्यूस हुआ आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो अब क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। मतलब अगर हम कहें ई बराबर एन एच न्यू, तो यहाँ पे आपका ई बराबर एच न्यू भी हो सकता है, 2 एच न्यू भी हो सकता है, 3 एच न्यू भी हो सकता है, मतलब एन बराबर हम 1 2 3 रख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी सेम नहीं है, बल्कि क्वांटाइज्ड है, फिक्स है, कि एक एनर्जी पैकेट में या तो इतनी होगी, या तो इतनी होगी, या तो इतनी होगी, ठीक है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी अब क्या है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन
1900 Max Planck put a theory. That theory is called Planck quantum theory. According to this theory, all atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities. Okay, and um, the energy, okay, discrete quantities. In case of light, the quantum of energy जिसे हम फोटोन बोलते हैं, एंड द एनर्जी ऑफ क्वांटा E बराबर एच न्यू. ओके, E क्या है यहाँ पे? एनर्जी ऑफ द फोटोन. अगर हम E बराबर एच न्यू ले रहे हैं, H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड. एंड म्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? प्लांक क्वांटम थ्योरी. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख लिया, आपने उसकी डेफिनेशन देख ली, उसके एग्जांपल देख लिया, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लिया, आपने रेडियो, माइक्रो, आईआर, विजुअल और एक्सरे और गामा सारी वेवलेंथ्स देख ली. ठीक है, और उसके बाद आप चले आए सीधा प्लांक क्वांटम थ्योरी. इसको इंट्रोड्यूस किया, कनेक्ट किया आपने कि किस टाइप से इसका रिक्वायरमेंट हुआ और किस टाइप से उन्होंने फिर से प्रपोज कर दिया. तो ये है प्लांक क्वांटम थ्योरी, जो सीधा सीधा ये कहता है कि नहीं, एनर्जी कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूस नहीं आती है, बल्कि वेव्स एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है. ठीक है, तो यूनिट्स में आपको बता चुकी हूँ. प्लांक कांस्टेंट जिसे आप एच से रिप्रेजेंट करते हैं 6.6 टू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट c बराबर 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये यूनिट कन्वर्जन है. अगर नैनो में होगा 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, अगर एंगस्ट्रॉम में होगा 10 टू पावर माइनस 10 मीटर. 1 ईवी, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी एग्जांपल को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इसको दे देते हैं 1.602 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. ठीक है, 1 ईवी बराबर. एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको वैसे ही याद होगी, 6.022 10 टू द पावर कितना? 23 मोलिक्यूल पर मोल. मतलब एक मोल में इतने मोलिक्यूल होते हैं, वो है आपका एवोगाड्रो नंबर. अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल. ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी पे. पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विद फ्रीक्वेंसी दिस. इसमें कुछ है ही नहीं, आपको पूछा है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है. एच की वैल्यू आपको पता होती है ऑलरेडी, आप एच की वैल्यू रख देंगे और आप फ्रीक्वेंसी रख देंगे. द मेन पॉइंट जो आपको इसमें समझना है वो है क्या? यूनिट कन्वर्जन. क्या है? यूनिट कन्वर्जन. यूनिट कन्वर्जन क्या? देखिए, पहले सबसे पहले एच की वैल्यू आपको पता है, लेकिन इसका यूनिट क्या है? 6.62 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. नाउ फ्रीक्वेंसी आपको दी है किसमें? हर्ट्ज में. तो हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज होता है 1 साइकिल पर सेकेंड. मतलब 1 हर्ट्ज बराबर आप लिखते हैं 1 अपॉन सेकेंड, या फिर लिखते हैं सेकेंड इनवर्स. तो ये क्या हो गया? हर्ट्ज सेकेंड इनवर्स. तो आप देखिए, जब आप वैल्यू रखेंगे तो यूनिट पक्का साथ में रखिए. ठीक है, चाहे आप ऐसे रख लीजिए 1 अपॉन सेकेंड, चाहे सेकेंड इनवर्स, आप सेकेंड से सेकेंड आसानी से कैंसिल कर देंगे और आपके पास क्या बचेगा? जूल बचेगा, और आपकी एनर्जी जूल में निकल आएगी. बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ था नहीं. ठीक है, यूनिट कन्वर्जन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था. नाउ फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ ऑफ दिस. अब आपको क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, बल्कि वेवलेंथ दे दिया है. तो E बराबर एच न्यू होता है, और E बराबर एच सी अपॉन लेमडा भी होता है. म्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा. ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? ये चाहिए आपको. लेमडा दिया है, एच की वैल्यू आप पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, दोनों वैल्यू आप रख देंगे. एच की वैल्यू क्या होती है? 6.62 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ठीक है, यूनिट हमेशा साथ में लिखनी है. सी की वैल्यू मैंने आपको बताई 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, लेमडा आपको दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम. तो आपको सी की वैल्यू किसमें दी है? आपको सी की वैल्यू आपको दी है मीटर पर सेकंड में. तो आपको अब वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम से हटा के किस में लाना पड़ेगा? मीटर में. तो आप 10 टू द पावर माइनस 10 आसानी से कर देंगे. 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. सेम यूनिट आपका करना पड़ेगा आपको, तभी यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट होगी. सारी वैल्यू आप रख दो इसमें. जैसे ही आपने सारी वैल्यू रखी, ये क्या था? मीटर पर सेकेंड था आपका, यहाँ पे जूल सेकेंड था. सेकेंड सेकेंड कैंसिल, मैंने सेकेंड इनवर्स से कैंसिल किया, बात एक ही बात है.
ठीक है, ये मीटर मीटर से कैंसिल, बचा क्या जूल। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे आसानी से और जूल में आपको आंसर मिल जाएगा। नोट्स आप खुद से बनाइए, न्यूमेरिकल खुद से कीजिए। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, केवल देखने से न्यूमेरिकल नहीं होगा। आप जब इसको उतारेंगे, आप जब खुद से करेंगे, तब आप यूनिट कहाँ से किसको कैंसिल आउट करना है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नाउ ये आपका लास्ट है, फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एनर्जी। अब उसने क्या बोला है कि फोटोन है जिसकी एनर्जी आपको दे दी है, फ्रीक्वेंसी बता दो। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ई बराबर एच क्यू, तो न्यू बराबर ई अपॉन एच, बस कुछ नहीं है। ई आपको दिया है और एच की वैल्यू आपको पता होती है। ई आपको किस में, जूल में दिया है, और यूनिट क्या होती है इसकी, एच न्यू की, प्लांक कांस्टेंट की। जूल सेकंड होता है, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, आपकी फ्रिक्वेंसी सेकंड इनवर्स मतलब हर्ट्ज में निकल आएगी। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। तो अब न्यूमेरिकल करने के बाद कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन ये है कि अभी तक हमने ये प्लांक क्वांटम थ्योरी से कंक्लूजन निकाल लिया है, रेडिएशन बिहेव लाइक पार्टिकल ऑफ एनर्जी। मतलब जो रेडिएशन है वो केवल वेव की तरह नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह भी जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी पैकेट्स के रूप में रहती है जो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, मतलब idea of energy packets, that is energy has particles nature also has been told by Planck's quantum theory। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी जो है वो वेव फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होल्ड करती है, दोनों चीजें यहाँ से देखने को मिल गई। अगर वो पैकेट्स के रूप में है, ठीक है, एक क्वांटाइज्ड है, तो वो यहाँ से पार्टिकल नेचर शो करेगी। अब इस चीज का एक जस्टिफिकेशन है, अभी तो ये प्लैंक की थ्योरी थी, ठीक है, ई बराबर एच न्यू उन्होंने दे दिया, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसको जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करने के लिए जो इफेक्ट दिया गया वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो फिनोमेना है जो ये बताता है कि किस टाइप से पार्टिकल नेचर होता है। ये प्रूफ है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद ये प्रूफ है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बाद में कर दिया था, लेकिन इसको हमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी के साथ में ही पढ़ना है। ठीक है, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हमको क्या पता चला कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का डुअल नेचर अभी हम बाद में देखेंगे, अनसर्टेनिटी हम देखेंगे। फिलहाल अभी हमको इतना ही पता है कि एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड एनर्जी है, तो इससे क्या होगा, इस चीज को सपोर्ट किया इस एविडेंस ने, इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ने, जिसे आप क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच, ये वो फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट ऑफ द सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। जैसे ही आप किसी भी मेटल के सरफेस पे, मान लीजिए ये कोई भी मेटल है, इसके सरफेस पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी, वैसे ही अगर ये लाइट जो आ रही है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की है, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है इसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, तो ये इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी पुराने टाइम पे हम ट्रेन के थ्रू जा रहे होते थे या बस के थ्रू जा रहे होते थे, और जब भी हम कोई भी नदी क्रॉस कर रहे होते थे, तो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारी दादी लोग साथ में रहती थी, वो क्या कहती थी, लो ये लो सिक्का फेंक दो गंगा मैया में, है ना, बोलती थी ना, पानी के जो भी सोर्स से गुजरते थे, जनरली गंगा यमुना ही होते हैं, तो आप बोलते थे लो ये पानी का ये सिक्का उसमें फेंक दो, है ना। तो क्या है कि जैसे ही जो मेटल कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं, तो क्या होता था कि उनपे जब सनलाइट गिरती थी तो वहां पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो पानी है वो कहीं ना कहीं एक टाइप से चार्ज रहता था। ठीक है, मतलब वो पानी चार्ज रहता था, मतलब एक्टिव रहता था। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट है उसके पीछे। नाउ अभी हमने क्या देख ली, डेफिनेशन देख ली। डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी भी मेटल सरफेस पे जो सोर्स है, जो लाइट है, अगर उस पर इंसिडेंट की जाएगी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट उस पर इंसिडेंट की जाएगी, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होने लगेंगे, और इसी फिनोमेना को बोल दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस नाम से ही समझ लो आप, फोटो, फोटो मतलब फोटोन, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब ई बराबर एच न्यू, मतलब ऐसी कुछ लाइट इस फोटोन जो है वो इस पे डाले गए, और इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले।
तो फोटोन के गिरने पे जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया गया। ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे समझो कि इससे हम क्या समझे, मतलब क्या मतलब हुआ, ठीक है हो गया इलेक्ट्रॉन निकल गए, नहीं, आपने फोटोन डाला, आपने क्वांटा डाला, आपने एक फिक्स एनर्जी डाली, और फिक्स एनर्जी डालने के बाद वो एनर्जी जैसे ही गई और उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़िया है, ओके ओके है, जितनी उसको चाहिए या उससे ज़्यादा ही है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई उसके अंदर, जो मेटल के अंदर जो एटम्स हैं, और एटम्स में जैसे एनर्जी ट्रांसफर हुई तो वो एनर्जी के जो एटम है, एटम का जो बैलेंस, सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वहां से निकल गए। मतलब एक फोटोन की पर्टिकुलर एनर्जी आपने दे दी उस इलेक्ट्रॉन को, उस एनर्जी को लेके वो निकल गया, इजेक्ट हो गया। मतलब ये इसका सीधा सीधा पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, सीधा सीधा पार्टिकल नेचर, है ना। देखिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसके पार्टिकल नेचर को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब आपने एच न्यू एनर्जी दी, ठीक है, आपने सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक की, जब लाइट डाली, तो उसने एच न्यू एनर्जी उसको दी। वो एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट है उसका ये वर्क फंक्शन, और दूसरा पार्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर। एच न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी निकलने के लिए। अगर इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ठीक है। तो न्यू नॉट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब मान लो ये है आपका मेटल, यहाँ से आपने लाइट स्ट्राइक की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, तो इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए कि हाँ पहले उतनी दो तभी यहाँ से हिलूंगा। तो जैसे ही उतनी मिली उतने में हिल गया, और जो बची हुई थी उसमें फिर उसकी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है। तो दो पार्ट्स में ये आपका टोटल एनर्जी दो पार्ट्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ पे अब क्या है? एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, पहले ही बता चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। ये क्या है? इसे वर्क फंक्शन कहते हैं। डिपेंड्स ऑन द मेटल, अलग अलग मेटल ऑब्वियस है। कोई ऐसा मेटल है जिसका बहुत हाई मेटेलिक करेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो नेक्स्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब कोई ऐसा मेटल है जिसमें बहुत ज्यादा मेटेलिक करेक्टर नहीं है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल है। ओके। नाउ Emax मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एनर्जी है ईच फोटोन की वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। वन पार्ट यूज टू ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, राइट। फाइव इक्वल टू एच न्यू नॉट, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं आपको सब कुछ ऑलरेडी ही बता दे रही हूँ, मैं जो बोलती जा रही हूँ आपको सुनना है केयरफुली। ये लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि जब तक लिखते नहीं है तब तक बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है। कितना भी लंबा लेक्चर दे दो, कितना भी डीपली बता दो, आपने लिख के नहीं दिया है तो उनको सब ऐसे हो जाता है गड़बड़। तो मैंने इस वजह से लिखा भी है, मैं बोल भी रही हूँ, इस वजह से जो भी लिखा है मैं उसको रिपीट भी कर रही हूँ। ठीक है। नाउ द अदर रिमेनिंग energy appears as a maximum kinetic energy of the emitted photoelectron, right? Now अब क्या है? कंडीशन देखते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। पहली करेक्टरिस्टिक अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो पहली करेक्टरिस्टिक मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्क फंक्शन। मतलब इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए, जिसे आप न्यू नोट बोल रहे हो कि हाँ इतनी चाहिए ही चाहिए, तभी मैं निकलूंगा, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। उससे कम होगी तो आप कितनी भी लाइट डाल लो, 2 घंटे तक लाइट डालते रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक है। नाउ पहली कंडीशन क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ये इसका पहला की कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट। मतलब आप जो फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हो, मतलब ई बराबर एच न्यू होता है भाई साहब, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू है, एच जो है वो कांस्टेंट है। हम बार बार एनर्जी बोल रहे हैं या फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, दोनों की बात सेम ही है। जो एनर्जी आप डाल रहे हो या जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आप डाल रहे हो वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए न्यू नॉट, मतलब उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा होना ही चाहिए।
ठीक है, ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द मेटल सरफेस। ये पहली कंडीशन है, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक का प्रोसेस होगा। ठीक है, नाउ दूसरा की करेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरा है इंस्टेंटेनियस इमिशन। मतलब जैसे ही आपने डाली लाइट और तुरंत निकल जाएगा। अगर वो पहली कंडीशन को होल्ड कर रहा है, अगर वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो जैसे ही लाइट डाली तुरंत 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 विद इन 10⁻⁻⁹ में इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, कुछ भी इंतजार नहीं करेगा, व्हेन द लाइट स्ट्राइक तुरंत आउट। नाउ दिस इज क्लासिकल फेलियर। वेव थ्योरी का ये बहुत बड़ा क्लासिकल फेलियर है, क्योंकि वो प्रेडिक्ट करती है टाइम डिले फॉर लो इंटेंसिटी लाइट, कि अगर लो इंटेंसिटी लाइट है तो उसमें टाइम डिले होगा, मतलब समय लगेगा प्रोसेस होने में। और अगर हाई इंटेंसिटी लाइट है तो जल्दी हो जाएगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आप कितनी भी इंटेंसिटी दे रहे हो, आप कम दे रहे हो, आप ज्यादा दे रहे हो, बस कंडीशन केवल यही है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा या इक्वल टू होनी चाहिए इससे। वो कम है, ज्यादा है, 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये कंडीशन पहली अगर वो फॉलो कर रहा है तो आपने जैसे ही डाला वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर, तुरंत, नो टाइम डिले। तीसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, तीसरा करेक्टरिस्टिक ये कह रहा है इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी। मतलब हायर करंट अगर आपने दिया, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, मतलब आपने, जब आप ज्यादा इंटेंसिटी डाल रहे हो, हाई करंट पास कर रहे हो, तो ये केवल नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को ही बढ़ाएगा। इट डज नॉट इफेक्ट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एनर्जी। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं ज्यादा लाइट डाल देता हूँ, ज्यादा इंटेंसिटी की डाल देता हूँ तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा सब कुछ, है ना, और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस आप जो डाल रहे हो, वो आपको बस इतना देखना है कि आप जिस इंटेंसिटी की डाल रहे हो वो उसके नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगा। आप हाई इंटेंसिटी के डाल रहे हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कम इंटेंसिटी के डालोगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बस इतना अंतर आ जाएगा। ठीक है, मतलब चौथा की करेक्टरिस्टिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, ना कि इंटेंसिटी पे। आप कितना भी इंटेंस डाल लो, आप कितनी भी हाई इंटेंसिटी का डाल दो, हाँ, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का डाल दोगे, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का डाल दोगे तो वहां पे चेंज हो जाएगा। नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, मतलब हायर लाइट इंटेंसिटी, मतलब हायर लाइट इंटेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन्स बट सेम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम ही होगी। ठीक है, तो ये तो यहीं से निकल आया ना, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट माइनस प्लस 1/2 mv² था, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन एनर्जी मैक्स था। आपको ये चाहिए तो आप क्या करोगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कर दोगे, बस वही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, कुछ भी नई इक्वेशन है ही नहीं, वही इक्वेशन को ऐसे लिख दिया है। पांचवा करेक्टरिस्टिक क्या कहता है, वर्क फंक्शन इज मटेरियल मटेरियल डिपेंडेंट। मतलब आप कौन सी मेटल ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कोई ऐसी मेटल है जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो वर्क फंक्शन में जो उसका म्यू नॉट है वो कम होगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं बता चुकी हूँ कि वो मटेरियल पे डिपेंडेंट करता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक आपने देख लिए। न्यूमेरिकल पे जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देती हूँ सारे करेक्टरिस्टिक। पहला करेक्टरिस्टिक आपसे कहता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट आपको चाहिए मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दूसरा करेक्टरिस्टिक आपसे कहता है कि जैसे ही आपने लाइट को डाला विद इन 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, कोई भी टाइम डिले नहीं होगा, जो क्लासिकल मैकेनिक्स आपसे कहती थी। तीसरा करेक्टरिस्टिक ये कहता है कि जो आपका एनर्जी है, वो आपका जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी केवल नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, उसके अलावा वहां पे कुछ नहीं करेगा। बल्कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो आप अगर ये बोलो कि मैं ज्यादा एम्पलीट्यूड या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागने लगेंगे, नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, हाई एनर्जी डाल दोगे, हाई एनर्जी की डालोगे, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लास्ट वर्क फंक्शन है वो कैसा है, मटेरियल डिपेंडेंट है, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी है।
नाउ न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है ए मेटल हैज ए वर्क फंक्शन ऑफ दिस, मतलब आपको क्या दिया है, वर्क फंक्शन दे दिया है उसने ऑलरेडी। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो आपसे पूछ ले रहा है। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, लैम्डा उसने आपको दे दिया है, जो लैम्डा यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है आपकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एच डी बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है तो आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, 5 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रख दी है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज है, क्या चेंज है, वो चेंज ये है यूनिट। अगर आप बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यूनिट में आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में आपका एच न्यू है जो आएगा जूल सेकेंड, और न्यू आएगा सेकेंड इनवर्स, मतलब यहाँ से आपके पास पड़ेगा जूल, और माइनस आप कर रहे हो 2.3 ईवी, ईवी दूसरी यूनिट हो गई, तो आपको एक ईवी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको इसमें करना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक यूवी को आप जब कन्वर्ट करेंगे जूल में तो उसका यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, 1 ईवी बराबर 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये है, तो आप क्या करेंगे, ईवी की जगह यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ से लेके चलती हूँ आपको। मैंने पहले यहाँ पे एच न्यू निकाल लिया है, एच सी अपॉन लेमडा रख लिया है, एच की वैल्यू यहाँ पे ये हो गई है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड, और लेमडा आपका किस में दिया है, नैनोमीटर में, 10⁻⁻⁹ मीटर कर लिया है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट कन्वर्जन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई कितना निकल आया आपका, जब भी आपने सॉल्व किया, मीटर से ये मीटर चला गया, इसका सेकंड से सेकंड इनवर्स चला गया, जूल में आपको ये आसानी से मिल गई। ठीक है, ओके। जूल में मैं यहाँ पे आपका एच न्यू का कन्वर्जन बताया था, एच सी अपॉन लेमडा में, फिर कंफ्यूज मत हो जाना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लो पेन चेंज कर लेती हूँ मैं आपके लिए, देख लो, मैंने आपको यहाँ पे ये कन्वर्जन बता दिया है, एच सी अपॉन लेमडा में क्या है, ये किस में होगा, जूल सेकंड में, ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर सेकंड इनवर्स में, ये होगा मीटर में, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड वर्स सेकंड कैंसिल, जूल बचेगा। कोई उसमें मुश्किल काम नहीं है, आप लोग यूनिट कन्वर्जन करते ही नहीं हो, यूनिट यूनिट लिखते तक नहीं हो, बस जो वैल्यू दी है लिख दिया, यूनिट से कोई मतलब नहीं है। और फिर कहते हो गलत हो गया, आंसर तो गलत होगा ही ना, यूनिट कन्वर्जन देता है कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, आसान देना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। चलो कोई बात नहीं, 1 ईवी बराबर हमको पता है, अब हमें ई की वैल्यू हम कन्वर्ट कर लेते हैं ईवी में। तो आपको क्या है, जूल में दिया है, जूल में दिया है, तो आप जूल की जगह अगर ईवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 अपॉन हो जाएगा 1.6 10⁻⁻⁹ ईवी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, ये आप क्लियरली देख सकते हो, इस ई को यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर लिया ईवी में, तो ई आ गया हमारा 4.14 ईवी। तो ये आपको ईवी में दिया था, ये आपने ईवी में कन्वर्ट किया, और आपको काइनेटिक एनर्जी कितने में मिल गई, ये मिल गई 1.84 ईवी, और फिर आपने जूल में कन्वर्ट कर लिया। आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने पूरा ईवी में करके जूल में कन्वर्ट किया, आप क्या करो, इसको इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, और फिर नीचे पूरा जूल में आंसर ले आओ, सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। इस वाले केस में आपने उसको डिवाइड किया है, उस वाले केस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, इसको घर पे प्रैक्टिस करना है आपको, तभी आगे काम हो पाएगा। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन था, पहला सेक्शन जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, जिसमें जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, प्लांक क्वांटम थ्योरी थी। ठीक है, और नहीं, इसमें बचा हुआ है, अभी तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही कंप्लीट किया है, अभी तो इसमें थ्योरी बची हुई है, मैं डायरेक्ट जंप कर गई थी उसकी एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अभी तो आपको डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कराना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसका थोड़ा आगे का बचा हुआ पोर्शन है उसको देखते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हमने इतना पता किया है कि जो रेडिएशन है वो दोनों की तरह, मतलब पार्टिकल्स की तरह और वेव्स की तरह, दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे पहली थ्योरी हमारी जो क्लासिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे पहले हमने देखा, वो देखा कि ये वेव की तरह काम करता है। ठीक है, फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी जो हमारी आई, ई बराबर एच म्यू, उन्होंने बोला कि नहीं, जो एनर्जी है वो फोटोन के रूप में है, मतलब आपका एनर्जी पैकेट्स के रूप में है, उन्होंने ये बोला।
तो उन्होंने इस चीज़ के जस्टिफिकेशन में जो नया हमने एग्जाम्पल देखा वो देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें ये बताया कि पर्टिकुलर एनर्जी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का ही जो है वो हिट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो अब तक हमें क्या पता चल गया है कि वेव में पार्टिकल नेचर भी है, वेव में पार्टिकल नेचर भी है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वेव में पार्टिकल नेचर भी है तो पार्टिकल में भी तो वेव नेचर होगा। जब वेव में पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल में भी तो वेव नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम क्या मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव की तरह ही चलते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन जो वेव की तरह ही चलते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, तो अब इसमें भी जो है वो वेव नेचर होना चाहिए। ठीक है, हाँ सॉरी, वेव की तरह नहीं, पार्टिकल्स हैं और वेव नेचर इसमें होना चाहिए, मतलब इसमें भी वेव होना चाहिए। नाउ डी ब्रोगली प्रपोज्ड, इन्होंने ये प्रपोज किया एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव करेक्टर। इन्होंने कहा कोई भी ऐसा पार्टिकल जो मूविंग फॉर्म में हो उसमें वेव करेक्टर होगा, और इस चीज के लिए उन्होंने जो रिलेशन दिया वो दिया लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। यहाँ पे एच क्या है, एच है प्लांक कांस्टेंट और पी है क्या, मोमेंटम। पी बराबर क्या रख दिए यहाँ पे, एम बी। पी बराबर एम बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, पी बराबर एम बी मोमेंटम। और देखिए यहाँ पे लैम्डा बराबर एच अपॉन पी में लैम्डा कौन सा नेचर दिखाता है, वेव नेचर। जब भी आप वेव्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे थे, आपने सबकी वेवलेंथ देखी है ना। तो यहाँ पे क्या है, पी। पी मतलब एम बी मतलब मास और वेलोसिटी। अब ये मास और वेलोसिटी किस चीज की प्रॉपर्टी होती है, ये होती है पार्टिकल की। तो यहाँ पे दोनों चीजें कनेक्ट हो गई, वेवलेंथ दिखाएगा वेव नेचर और मोमेंटम दिखाएगा पार्टिकल नेचर। दोनों को कनेक्ट कर दिया लैम्डा बराबर एच अपॉन पी से, तो क्या हो गया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गया। तो डुअल मतलब दो, दो नेचर। पहला पार्टिकल नेचर, जैसे मास अपोज चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का होता ही है, वो खुद एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जब वो मूव करेगा, वो पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके अंदर आएगा वेव नेचर। इस वेव के जस्टिफिकेशन में जो नए फिनोमेना आए वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आया, जिसने इस चीज को क्लियर कर दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स में भी वेव नेचर होता है। तो अब तक हम दोनों चीजें देख चुके। पहले फेज में हमने देखा कि वेव है वेव है वेव है, अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बोला अरे पार्टिकल नेचर भी है इसके अंदर। तो दूसरे फेज में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन है मतलब पार्टिकल है पार्टिकल है पार्टिकल है, लेकिन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली ने हमें बता दिया कि हाँ पार्टिकल नेचर के साथ साथ अरे इसमें तो वेव नेचर भी है। ठीक है, तो दोनों चीजें अब हमने देख ली। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, 1924 में लुइस डी ब्रोगली जो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया एवरी मूविंग पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन हैज ए वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट। मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल है जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर एक वेव नेचर होगा एसोसिएटेड विद इट, मतलब उसके पार्टिकल नेचर के साथ ही वो वेव नेचर उसके एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, मतलब मान लो ये पार्टिकल है तो ये इसका वेव नेचर इसके साथ ही एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है, जस्ट एज लाइट विच वाज थॉट टू बी ओनली वेव कैन बिहेव लाइक ए पार्टिकल। मतलब जैसे कि हम ये मानते थे कि जो लाइट है वो केवल वेव है, लेकिन वो भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह। तो ये क्या है, दोनों का कंक्लूजन पार्ट है। जैसे हम लाइट को केवल वेव मानते थे, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, वैसे ही जब हम पार्टिकल मान रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉन को, वो भी वेव की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वेव नेचर उसमें एसोसिएटेड है। तो ये डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, एवरी मूविंग पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट जस्ट एज लाइट which was thought to be only wave कैन बिहेव लाइक ए पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका, न्यूमेरिकल ओके। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ओके वेवलेंथ पूछी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी दे दी है 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और मास भी दे दिया है इलेक्ट्रॉन का। दोनों चीजें यहाँ हमारे पास हैं। ठीक है, दोनों चीजें हैं। इक्वेशन क्या है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, एच की वैल्यू रखी, एम की वैल्यू रखी और बी की वैल्यू भी रख दी। यूनिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ये हो गया आपका यूनिट, हमने सब एक साथ कर ली।
जूल सेकेंड, सेकेंड इनवर्स ऊपर आया, जूल सेकेंड स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया केजी और मीटर। इसमें एक अच्छा कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन ये है, यहाँ पे क्या है केजी है, वहाँ पे क्या है जूल है, तो हम थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें यूनिट को कैंसिल आउट करने में आसानी हो जाए। वर्क जिसकी यूनिट जूल होती है, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम क्या कहते हैं एफ इंटू एफ। ठीक, एफ बराबर क्या होता है एम में, फोर्स क्या होता है मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट, और ये हो गया क्या डिस्टेंस, तो एम की हो गई केजी, एक्सीलरेशन की क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या हो गई मीटर, तो ओवरऑल क्या हो गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप एक न्यूटन मीटर भी, ये आपने पढ़ रखा होगा, 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर भी लिख देते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे आप क्या देते हैं न्यूटन, और ये मीटर। हमें न्यूटन मीटर की जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। इसको जब आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपको देखोगे ज्यादातर यूनिट कैंसिल आउट हो गई और आपके पास केवल मीटर बचा है। केजी से केजी गया, मीटर से 1 मीटर चला गया, और सेकंड स्क्वायर से सेकंड माइनस टू चला गया, केवल मीटर, और वेवलेंथ आपको आसानी से मिल गई। इतनी मिली मीटर में, कितनी मिली, ये मिली आपको इतनी, इतनी, तो इसको आप एंगस्ट्रॉम लिख दो, तो 2.43 एंगस्ट्रॉम आपको मिल गई यहाँ पे, कितनी मिली 2.43 एंगस्ट्रॉम। ओके, ना सेकंड आपका है कैलकुलेट, सेकंड न्यूमेरिकल देखो, सेकंड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसमें भी वेवलेंथ पूछी है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ओके, एक्सीलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 100 वोल्ट दे दिया है उन्होंने। डी ब्रोगली वेवलेंथ जब भी बोल दे तब आपको बस यही दिमाग में रख लेना है, जब भी वो डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल दे इतना दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया उसने, एक्सीलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको ईवी। ओके, तो एक इसको देखते हैं, चलो इसी में समझाते हैं आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता चुकी हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv², तो यहाँ से v क्या हो जाएगा √2e/m। ठीक है, अब हमने एनर्जी क्यों इसमें वेलोसिटी को इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें फॉर्मूला में mv है तो हमें यहाँ से b चाहिए, पहली बात हमें यहाँ से b चाहिए। दूसरी बात उसने यहाँ पे क्या लिख दिया है एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वी, 100 वोल्ट उसने हमें दे दिया है एनर्जी ऑलरेडी, मतलब उसने हमें ईवी में काइनेटिक एनर्जी जो दी है कितना, केवल पोटेंशियल दिया है 100 वी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ईवी होता है, तो ई मल्टीप्लाइड बाई 100 वोल्ट हो गया, तो 100 ईवी उसने हमें दे दिया है। अब हमें ईवी को जूल में कन्वर्ट करना आता ही है, ईवी को जूल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1.602 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया कन्वर्ट करने के बाद इतना हो गया, तो वेलोसिटी अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी जो आपने अभी फॉर्मूला बनाया 1/2 mv² से, यहाँ से वेलोसिटी आप आसानी से निकाल लेंगे। ये जो कन्वर्जन है जून और केजी को काटने वाला, ये अभी हमने जस्ट पहले बताया है आपको, वो यहाँ पे लिख लेना है आपको। जूल बराबर क्या होता है, जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर सेकंड माइनस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा, केजी से केजी कट गया, जब ये मीटर स्क्वायर ये बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो केवल ये अकेला रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वेलोसिटी यहाँ आप कैलकुलेटर से निकाल ही लोगे, यूनिट भी बाहर आ गई। अब लैम्डा बराबर h/mv में रख दो, h की वैल्यू आपको पता है, यूनिट साथ रखना है, m की वैल्यू आपको पता ही है, और हाँ पता भी है 9.1 10⁻31 kg मास होता है इलेक्ट्रॉन का, b जस्ट अभी आपने निकाला है। सारा यूनिट आप कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद लैम्डा आपका निकल आएगा 1.23 10⁻10 मतलब 1.23 एंगस्ट्रॉन। ये जो है 1.23 एंगस्ट्रॉन, अगर आपको एक्सरे की जो वेवलेंथ का रेंज याद है तो उसमें क्या था, उसमें आपको क्लियरली पता होगा कि ये बिल्कुल वेव लाइक डिफ्रैक्शन को जस्टिफाई कर देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ से बिल्कुल ज़्यादा, बिल्कुल ही कंपेयर हो रही है। ठीक है, तो ये इसके वेव लाइक डिफ्रैक्शन के बिहेवियर को भी जस्टिफाइड कर देता है। नाउ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
मुझे लगता है एक पेज स्किप हो गया है। मैंने जब इसको नोट्स बनाया है, कॉपी को स्कैन किया है, तो मुझे लगता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो पहला पेज था, वो शायद यहाँ पे स्किप हुआ है, क्योंकि सीधा टाइम डिपेंडेंस वाला आ गया है, उससे पहले वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। सॉरी, मेरा बेबी बाहर रो रही है। मैं हाजिर मकान सल्टेंटी प्रिंसिपल को नेक्स्ट वाली लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी और उसके आगे नेक्स्ट ले चलूंगी, ठीक है। तो ये एक जो सेक्शन है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस वाले छोटे से पोर्शन को, कुछ 5 मिनट का है ये, इसको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में ऐड कर दूंगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। शी इज क्राइंग। थैंक यू वेरी मच।